बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3 में आपको खुशामदीद। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को गुजरे 19 माह हो चुके हैं, लेकिन इन इंतखाबात में होने वाली धांधली और अवाम के वोटों पर डाले गए डाके की गूंज आज भी सुनाई दे रही है और अब ये इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बन रही है। 56 ममालिक पर मुश्तमिल कॉमनवेल्थ ग्रुप, ऑब्जर्वर ग्रुप, जो इस इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए पाकिस्तान आया था। नॉर्मली जब ये इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट ये जितने भी ऑब्जर्वर ग्रुप हैं ये जारी करते हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट थी वो दबा दी गई और उस हवाले से फिर एक इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट है ड्रॉप साइट, उसने खबर दी कि ये जो रिपोर्ट थी ये क्यों दबाई गई और इसके कुछ अहम इसके अंदर चीज़ें जो ज़ाहिर है उस रिपोर्ट आ भी चुकी है, ड्रॉप साइट की वेबसाइट के ऊपर वो मौजूद है। इसके ऊपर जो कॉमनवेल्थ है उन्होंने एक वजाहत दी है और उन्होंने कहा है कि हमारी ये रिपोर्ट तैयार हो रही थी और इस रिपोर्ट की उन्होंने एक तरह से तस्दीक की है, लेकिन ये कहा है कि इस महीने के एंड पे वो रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा, इस रिपोर्ट में है क्या? ये बड़ी तफसीली 161 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है और इसके अंदर कुछ ऐसे नुकात हैं जिसकी वजह से बज़ाहिर इस रिपोर्ट को दबाया गया है कि अगर वो सामने आ जाती तो पाकिस्तान के अंदर जो एक बंदोबस्ती निज़ाम है वो किस तरह इस इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हुआ और फिर वो अदलिया का जो किरदार है, उन 6 जजेस के खतूत का जिक्र है। तो इस पर तफसीली ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम अख्तर मलिक साहब, इलेक्शन कमीशन के एक्सपर्ट हैं और ज़ाहिर ये मामला इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, तो इस पर इनकी तफसीली गुफ्तगू सुनेंगे। और वसीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये उन्होंने उस वक्त जब कॉमनवेल्थ ग्रुप यहाँ पर मौजूद था, ऑब्जर्वर ग्रुप, तो उस वक्त उनकी जो मुलाकातें थी उनको बड़ा क्लोजली इन्होंने कवर भी किया था और रिपोर्ट भी इन्होंने देखी है, तो वसीम मलिक साहब से भी इसके ऊपर राय लेंगे। फ़हीम भाई, आपसे ज़रा मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नाजरीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी अहमियत के हवाले से ज़रा बताएं। ये कॉमनवेल्थ ग्रुप जो है ये ये आता है, प्रोसेस क्या होता है और फिर इसकी रिपोर्ट की जो नुकात हैं उस पर हम बात करते हैं। देखिए, जितने भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान में या जितने भी जमहूरी ममालिक के अंदर इंतखाबात अगर होते हैं तो उन इंतखाबात में जमहूरी ममालिक से ऑब्ज़र्वर्स बुलाए जाते हैं कि आप आएँ, आप इलेक्शन ऑब्ज़र्व करें, आप देखें, मुशाहिदा करें कि कहाँ खामी है, कहाँ कोताही हुई है, कहाँ बेहतरी के इम्कानात हैं, वो हमें आप सजेस्ट करें। फिर वो अपनी रिपोर्ट्स पब्लिक करके मुतलका हुकूमत को और मुतलका कमीशन, इलेक्शन कमीशन को वो रिपोर्ट्स दी जाती हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले जो ऑब्ज़र्वर्स आते थे उनको मुकम्मल आज़ादी होती थी। 2018 के इलेक्शंस में ऑब्ज़र्वर्स को मुकम्मल आज़ादी थी, हमने ऑब्ज़र्व किया। उनके लिए सख्त किस्म की शराइत नहीं रखी गई थी ताकि बासानी उनको वीज़ा भी मिल सके, बासानी वो ट्रैवल भी कर सकें और जहाँ जहाँ वो जाना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से जा भी सकें। 2024 के इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑब्ज़र्वर के लिए क्राइटेरिया मुकर्रर किया उसमें तब्दीली की और उसमें बड़ी खौफनाक किस्म की तब्दीलियाँ की कि आप अपने मुतलका दफ्तर ख़ारजा से या अपने वजारत ख़ारजा से दरख्वास्त देंगे। दफ्तर ख़ारजा को, दफ्तर ख़ारजा और इलेक्शन कमीशन की एक कमेटी बनी, कमेटी फिर जायज़ा लेगी, उसके अंदर इंटीरियर के लोग भी थे, उसके अंदर खुफिया इदारों के लोग भी थे, फिर वो अप्रूव करते थे। अप्रूव करने के बाद फिर उनको कहा जाता कि आपको फ़लाँ 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 पोलिंग स्टेशन के ऊपर ले जाया जाएगा और फिर वो बाज़ाब्ता सिक्योरिटी में जाते थे और वहाँ पर किसी भी नेशनल मीडिया के बंदे को उनके साथ इंटरेक्ट करने का चांस भी नहीं था और इजाज़त भी नहीं थी। सही है। 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शंस हुए थे, हमने अपनी आंखों से ये देखा था। मलिक वसीम साहब, ऑब्जर्वर्स आते थे, चाहे वो कॉमनवेल्थ के हों, यूरोपीय यूनियन के हों, रशिया के हों या फिर किसी और मुल्क के हों, या नहीं, फाफिन तो पाकिस्तानी है ना, लोकल, मतलब कोई भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के आगे पीछे फौजी और पुलिस एहलकार होते थे, सख्त सिक्योरिटी में आते थे, उनके पीछे 2-3 गाड़ियां होती थी आगे भी। मतलब उनके लिए उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ था कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर अटैक हो जाएगा, कि वो लोगों से निकल के बात ना करें, ऑब्जर्व ना करें। ठीक है, चीजें छुपाई जा रही थी। ठीक है, मैंने वहां पर इलेक्शन कमीशन के सामने से गुजर कर जब वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम की तरफ जा रहे थे तो फिर मैंने और बाकी हमारे 5-7 सहाफ़ियों ने उनसे सलाम दुआ करने की कोशिश की तो हमें रोक दिया गया इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग के अंदर। अब आलम यह था कि हम बीट रिपोर्टर्स हैं, हमारे साथ वो इंटरेक्ट नहीं करने दे रहे, तो लोगों के साथ क्या इंटरेक्ट करने दिया गया होगा। और फिर भी अगर वो रिपोर्ट आ जाती है और उस रिपोर्ट के अंदर भी चार्जशीट हो जाती है सारी चीज़ें, तो इसका मतलब ये था कि
आपने मैसिवली काम किया और जो हम रिपोर्ट कर सकते थे, जो हम रिपोर्ट कर रहे थे, उनको ना सिर्फ इस ऑब्जर्वर रिपोर्ट ने कंफर्म किया है बल्कि मैसिव किस्म की चार्जशीट्स भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस पूरे निज़ाम के ऊपर उन्होंने लगाई हैं। सही है। इसके अलावा इसकी अहमियत क्या है, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि जो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है उसकी लीगल की बाइंडिंग या अहमियत है, उसके ऊपर क्या रिजल्ट्स तब्दील हो जाएंगे, क्या नतायज ख़त्म कर दिए जाएंगे, तो उसका जवाब नफ़ी में है। ये एक प्रैक्टिस है और कॉमनवेल्थ की ये रिपोर्ट है। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए और 18 या 19 महीने होने को हैं, लेकिन अभी तक जो ऑफिशियली ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं की गई। बताया ये जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को ये इन्होंने दे दी है, वफाकी हुकूमत को भी दे दी है, लेकिन कैसे वो पब्लिक करें, ऐसा कोई कानून नहीं कि वो रिपोर्ट को पब्लिक करें। हाँ, जब इनकी इब्तदाई रिपोर्ट आनी थी 8 फरवरी के बाद 10 फरवरी को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इनको मेल भी की थी, कॉमनवेल्थ वालों को और EU वालों को भी, कि हम बीट रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहते हैं, अगर हमें इजाज़त दी जाए। तो इजाज़त नहीं दी गई थी हमें। वो पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो वो आपको कॉमनवेल्थ ने इजाज़त नहीं दी थी या पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने? सही है। अच्छा, फिर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने चैनल्स को ये कहा कि आपने इनको इनके टिकर्स तक भी नहीं चलाने, क्योंकि कुछ रिपोर्टर्स को बुलाया गया था, अपनी मर्जी के लोगों को, या इंटरनेशनल मीडिया को ही बुलाया गया था, तो वो आपने इसको रिपोर्ट नहीं करना, तो उसकी कवरेज बिल्कुल ज़ीरो कर दी गई थी। और फिर इसी ऑब्जर्वर ग्रुप ने मुख्तलिफ जो आप कह सकते हैं कि सियासी जमातों से मुलाकात की, इसके अलावा स्टेक होल्डर से मुलाकात की, अदलिया से, या जो जो लोग इन्वॉल्व थे, जो कंट्रोवर्सीज थी इलेक्शन के दौरान, उन सब के साथ मीटिंग की। और मुझे याद है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेलीगेशन, इनके दफ्तर ये इनका डेलीगेशन गया था और एक जो वाइट पेपर है लगभग 150 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो वाइट पेपर जारी किया हुआ था, वो इनके हवाले किया था, उसके अंदर सारी चीज़ें थी। अब आते हैं थोड़ा सा मुख्तसर रिपोर्ट के ऊपर। हम सब जानते हैं कि आम इंतखाबात 2024 थे वो एक ताख़ीर का शिकार हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को, यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कानून आइन के ऊपर कानून को फोकियत दी और इलेक्शन ताख़ीर का शिकार करके हल्का बंदियाँ नहीं की, जो कि कुछ अर्सा पहले इलेक्शन कमीशन कर चुका था। तो जो कॉमनवेल्थ रिपोर्ट, जो कि उसके कुछ हिस्सा या यूँ कहें वो रिपोर्ट किसी एक वेबसाइट से सामने आई हैं, उस रिपोर्ट के मुताबिक एक तो इलेक्शन का जो माहौल था वो गैर मसावी था, कि तमाम को हकूक़ बराबर, सियासी जमातों को मसावी हकूक़ नहीं थे, किसी को ज़्यादा कवरेज मिल रही थी, किसी को ज़्यादा हकूक़ दिए जा रहे थे, किसी के लिए ज़्यादा आसानियाँ पैदा की जा रही थी, किसी के लिए कोई आसानी थी ही नहीं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये पाकिस्तान के इंतखाबात की तारीख का वाहिद इलेक्शन होगा जो कि एक सियासी जमात बग़ैर किसी बड़े जलसे के इलेक्शन के अंदर गई। तहरीक इंसाफ ने पूरे 2024 के इलेक्शन की कंपेन में कोई जलसा नहीं किया था, किसी जलसे की उनको इजाज़त नहीं थी। रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि क्यों नहीं कर सके, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रुकावटों का सामना था। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुप्रीम कोर्ट, पहले इलेक्शन कमीशन ने छीना इंतखाबी निशान और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट कर दिया। वहाँ पर मलिक साहब इसके ऊपर मज़ीद रोशनी डालेंगे। इसके अलावा इमरान खान को जो उनकी सज़ा हुई या उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, वो इलेक्शन से पहले किया गया, इससे भी जो इंतखाबात हैं उनकी गैर जानिबदारी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मोटो क्या है? साफ, शफाफ, मुनसफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराना। तो उन्होंने कहा कि इससे इलेक्शन की गैर जानिबदारी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम, जिसे मैं समझता हूँ कि वो ये था कि जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान को फ़ौजी और सिविल किरदार में वाज़ेह लकीर खींचनी चाहिए और एक बाहमी बर्दाश्त और एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है। अदालत में ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से रिपोर्ट आई नहीं, ये छुपा दी गई होगी। फिर फार्म 45, 47 का जिक्र किया गया कि फार्म 45 के ऊपर जो है वो जीते कोई और थे। वो सारी बातें जो हम एक अरसे से कर भी रहे हैं, दोहरा भी रहे हैं, इंटरनेट सर्विसेज डाउन की, मतलब वो तमाम जो चीजें जो हम कह रहे हैं उसको तहरीरी शक्ल में, तहरीरी इंटरनेशनल चार्जशीट आई है। हम तो पहले तो लोकल चार्जशीट कर रहे थे ना, इंटरनेशनल चार्जशीट आई है और उन लोगों की तरफ से चार्जशीट आई है जिन लोगों ने इलेक्शन ऑब्जर्व किया है और वो भी लिमिटेड उनको ऑब्जर्वेशन का मौका फराहम किया। एक न्यूट्रल राय आई है और बड़ा माइन्यूटली इसके अंदर चीजों का जिक्र है। अच्छा, जो ये रिपोर्ट है इसके अगर खुलासा देखें ना, अदालती पहलू जो उन्होंने डिस्कस, अदालती, मैं उसी की तरफ बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अदलिया के बारे में भी शकूक पैदा हुए, क्योंकि कुछ जज साहिबान ने बाद में दबाव और निगरानी के इल्ज़ामात आयद किए। उन 6 जजेस के ख़त का हवाला दिया गया
और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें उन्होंने कहा फौज और सिविल, जैसे आप बता रहे थे, फौज और सिविल अथॉरिटी के किरदार को वाज़ेह तौर पर अलग किया जाए, ये एक बड़ी तजवीज़। और भी कुछ और तजावीज़ हैं, मस्बत चीज़ें भी हुई हैं। उन्होंने यही बात भी कंफर्म की है, उन्होंने कहा वोटर्स की बड़ी तादाद ने मुश्किलात के बावजूद जमहूरी अमल में हिस्सा लिया, ख़वातीन और नौजवान वोटर्स की शिरकत में इजाफा हुआ। अब वसीम मलिक साहब, जरा पहले तो आपसे तो हम पूछ लेते हैं कि वो काउंट नहीं हुआ है, उसकी वजह से तो इश्यूज बन वही उन्होंने बताया ना कि वो फॉर्म 47 और 45 को उन्होंने जिक्र किया। तो पॉजिटिव कहाँ हुई आगे, तो जाके आपने बर्बाद कर दी उस सारी एक्टिविटी को। इस सारी चीज़ों के पीछे ना एक शख्स का बड़ा घटिया किरदार था और उसका नाम था काजी फैज़ ईसा। उससे भी ये मिले थे, ज़रा वहाँ से शुरू करें और फिर उसके बाद जो जो वाक़यात हुए हैं। देखिए, जब ये सारा मामलात हुए उससे कबल इवन के बल्कि यूरोपीय यूनियन के जानिब से तो काजी फैज़ ईसा को एक ख़त भी लिखा गया था जिसमें वो बिलखसूस जो सैम्बल का निशान है उस हवाले से, और फिर काजी फैज़ ईसा ने उसका बाकायदा जवाब भी दिया था। तो सारे टाइम स्पैन में ये वफ्द मुख्तलिफ़ शख्सियात से, इस आपके आर्मी चीफ से, वज़ीर दाखिला से, उस वक्त इलेक्शन कमीशन से, और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी मुलाकात हुई। तो उस मुलाकात को भी रिपोर्ट उस तरह से नहीं होने दिया गया था, और उस मुलाकात में बाकायदा तौर पर देखिए, इस रिपोर्ट का ना जो एक मकसद है वो यही होता है कि ये रिकमेंडेशन देता है अपनी, उस रिकमेंडेशन पे शायद वो भूल गया या दीगर मुअज़्ज़म ममालिक में तो यही होता है कि उनकी रिकमेंडेशन को अगले इंतखाबात में बाकायदा प्रोसीजर का हिस्सा बनाया जाता है, डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर भी ये जब ग्रुप गया काजी फैज़ ईसा साहब से मुलाकात की, ऑब्वियस है कि वो उस वक्त पाकिस्तानी अदलिया के सरबराह थे, तो ये अदलिया का जो बिलखसूस किरदार है, और सिर्फ ये इसमें नहीं कि इस सारे मामले में सैम्बल छीना गया था, अदरवाइज भी इस मरतबा हमने देखा था कि वो जो आरओज और डीआरओ थे, ये ब्यूरोक्रेसी से, और उसमें जो इलेक्शन का फेयर होना या प्री इलेक्शन रिगिंग और उसके सारे वाक़यात, वो ना सिर्फ इस रिपोर्ट का हिस्सा है बल्कि वो सारे कंसर्न्स उस वक्त के चीफ जस्टिस के पास रखे गए थे, लेकिन वो भी मेंटली इस हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस कदर अलाइंड थे कि वो उन सारे इकदामात को बड़ा जायज़ करार देते थे। तो उन्होंने भरपूर दिफा किया था अपनी उस इकदामात का, लेकिन ऑब्वियस है कि उस वक्त रिपोर्ट नहीं हो सकते थे। मुल्की आइन को पार्टी के आइन पे तरजीह नहीं दी, यानी कि उन्होंने पार्टी का जो आइन था उसके ऊपर जो कौमी आइन है हमारा उसको हाँ, आइन का आर्टिकल 17 उसको वो मुकम्मल भूल गए और उन्होंने पीटीआई का आइन, खैर वो एक लंबी डिबेट है। अच्छा, इस सारे मामले में ना एक चीज़ जो थी अब तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, चले हम कह सकते हैं कि उसकी अगर तजदीद नहीं की गई तो फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कोई शख्स ये कहे कि आप एक लीक डॉक्यूमेंट के ऊपर जिसकी अभी तस्दीक भी नहीं की और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो 161 सफ़हात को भी भूल जाइए, छोड़ दीजिए ना, 161 सफ़हात को भी भूल जाइए। आपने, मैंने, रिजवान गिलज़ाई साहब ने, हमारे देखने वालों ने, दीगर बेशुमार लोगों ने 8 फरवरी को जो कुछ विटनेस किया एक लम्हे के लिए वो भी भूल जाइए। इनकी एक इंटरम रिपोर्ट होती है जो कि जारी की गई थी, हम उससे थोड़ी सी मदद ले लेते हैं कि क्या वाकई ही 8 फरवरी के इंतखाबात जो हैं वो साफ और शफाफ थे। और इसमें एक और चीज़ भी है कि इनका एक तरीकाकार ये होता है कि जो इंटरम रिपोर्ट होती है वो 24 से 48 घंटों में ये कंक्लूड करके और उस पर बाकायदा गुफ्तगू भी करते हैं, और उसके बाद जो तफसीली रिपोर्ट होती है वो ये नहीं कि फ़ौरन आ जाती है, तफसीली रिपोर्ट 2-3 महीने बाकायदा उसके लगते हैं। अब आप थोड़ा सा इसका कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए कि ये ग्रुप जहाँ जहाँ दुनिया भर में गया तो क्या उसने 1.5 साल लगाया, 19 माह लगाए रिपोर्ट जारी करने में। आज जो उनके तर्जमान साहब कह रहे हैं कि कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वो भी पाइपलाइन में है और हमने तो इस माह के आखिर में ये जारी करनी थी, ये तो हमारा स्केड्यूल था। तो क्या पहले भी किसी इलेक्शन में ऐसे हुआ है 1.5 साल तक ताखीर का शिकार? और फिर दूसरा ये भी होता है कि रिपोर्ट जारी करने से कबल वहां की अथॉरिटीज को भेजी जाती है, आपने वो तो भेज दी लेकिन आपने रिपोर्ट जारी नहीं की। तो मेरे सामने वो जो इनकी प्रिलिमिनरी अबूरी सी इंटरम रिपोर्ट थी ना, वो है जो इन्होंने 10 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिसका जिक्र फ़हीम अख्तर मलिक साहब कर रहे हैं, उस रिपोर्ट की एक सदर मैं आपके सामने रखता हूं जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला। वो लिखते थे कि द एनवायरनमेंट वाज नॉट कंड्यूसिव टू अ क्रेडिबल इलेक्शन, यानी माहौल एक मोतबर और शफाफ इंतखाबात के लिए साजगार नहीं था। खत्म, तो बात ही खत्म हो गई। इसमें वो गुड बाय, इसमें इलेक्शन कमीशन, अदलिया और जिसने भी उस माहौल, साजगार माहौल फराहम करना था, वो सब कटेरे में आ गए। उन्होंने लिखा ना कि आपने सिक्योरिटी के नाम पे जो लोग डिप्लॉय किए वहां पे, वो ना सिर्फ खौफ का माहौल पैदा कर रहे थे बल्कि नताइज की तब्दीली का भी बायस बने। वो तो अच्छा, जिन लोगों को इन्होंने इलेक्शन कराने के लिए तैनात किया रिटर्निंग अफसरान, वो आजकल मरीम नवाज की मशहूरी कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, वही सारे आरोज। अच्छा, इसमें
जो चले रिपोर्ट तो आ गई ना, वैसे अभी मलिक साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। मलिक साहब ने इंटरेस्टिंग बात की है कि कितने अरसे बाद इन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो थोड़ी सी लीक हुई है। वजह क्या है? वजह यह है कि महमूद खान अचकज़ई जो नॉमिनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की तरफ से, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली, उन्होंने कुछ दिन पहले जेन मैरियट जो कि बरतानवी हाई कमिश्नर है उनके साथ एक मुलाकात की है और उस मुलाकात में उन्होंने एक बड़ा सवाल किया है। वो रिपोर्ट हुआ है, उसके मुलाकात की कुछ चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई, वो बताएं। वो मैं आपको बताता हूँ। वो रिपोर्ट नहीं, उन्होंने सवाल नहीं किया, सिर्फ उन्होंने पूरी चार्जशीट लगाई है बरतानिया के ऊपर, EU के ऊपर, सारे मतलब जो जमहूरियत के चैंपियन ममालिक हैं। उन्होंने कहा आप क्यों चुप हैं? आपको नहीं नजर आया इंतखाबी निशान छीना गया एक सियासी जमात से? आपको नजर नहीं आया फार्म 45 वाले हरा दिए गए, फार्म 47 के ऊपर दूसरों को जितवा दिया गया? फिर आपको ये भी नजर नहीं आ रहा चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है? आपको ये भी नजर नहीं आ रहा बुनियादी इंसानी हकूक लोगों के PTI के मुतासर हो रहे हैं? आपको ये नजर नहीं आ रहा कि पूरी अदलिया को उन्होंने सरेंडर करा दी है, सारी अदलिया इन्होंने एक सरकारी इदारा बनाकर बिठा दी है, पार्लिमान जिस तरीके से कर रहा है और वो 26वीं 27वीं जो भी आईनी तरामीम कर रही हैं, आपको ये नजर नहीं आ रहा? आप किस चीज के चैंपियन बने हुए हैं? और खामोशी यहाँ तक कहा गया, जवाब क्या आया? जवाब यही मैं पूछ रहा हूँ, यू आर राइट, ये जवाब था जी। यानी इसके बाद इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की अगर देखा जाए तो इस रेजीम को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। उसकी एक बुनियादी वजह है ना, देखिए जिस तरह फ़हीम साहब ने बताया ना कि इंतखाबात से कबल ज़ाब्ता कार सख्त बना दिया गया था मुबस्सिरीन के लिए। उस वक्त अगर आप याद करें तो एक इत्तला ये भी सामने आई थी कि शायद इस बार मुबस्सिरीन को मदऊ ही ना किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मदऊ करती है, इलेक्शन कमीशन हमेशा मदऊ करता है, इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एग्जैक्टली। लेकिन जब ज़ाब्ता कार भी थोड़ा सा सख्त हो गया तो उसके बाद फिर आप दाद तो दीजिए ना कि पाकिस्तान की ये उस वक्त की जो रजीम थी जो कि आज भी है और हमेशा से ये की रजीम रही है, तो उसकी डिप्लोमेटिक फतह तो है ना ये कि पहले ही ये तय कर दिया गया था कि आप आए, बिल्कुल सही कह रहे, आप आके अपनी रिपोर्ट बनाएं, प्रीलिमिनरी सी रिपोर्ट देंगे तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या बाकी जो मामलात हैं वो हम मैनेज कर लेंगे, और जो डिटेल्ड रिपोर्ट है वो फिर अगर अब भी ये ड्रॉप साइट मुबैना जो रिपोर्ट 161 सफ़ात के सामने आई ये ना करता तो किसी को क्या पता था, किसी को क्या मालूम। मैं जब ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं एक चीज़ जो है ना वो बड़ी उस दिलचस्पी के साथ इस चीज़ को देखूंगा कि जो पतन एक इदारा है सरवर बारी साहब का इदारा, जो कि पहले उन्होंने फाफिन बनाया, उनके साथ जो हशर किया है इस सारे इलेक्शंस की, उन्होंने जिस तरीके से पोस्टमार्टम किया और वो करते हुए आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अब उनका तो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में उनके दफ्तर को भी बंद कर दिया गया है, कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, सारा कुछ। मैं मतलब दिलचस्पी से देखूंगा कि ये भी ऑब्जर्वर थे, ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर थे, वो लोकल ऑब्जर्वर थे, उनके साथ जो सलूक हुआ, उनके साथ जो सलूक हुआ, क्या वो उसकी मजम्मत करेंगे या लिखेंगे सारे मामले के ऊपर? हाँ बिल्कुल, ये भी इसमें शामिल हो सकता है। अच्छा, ये देखिए आपने कहा कि ये डिप्लोमेटिक फतह है, हो सकता है कि वो रिपोर्ट जो अभी उन्होंने जारी करनी है वो इससे मुख्तलिफ हो, हमारे डिप्लोमेटिक जो पंडित्स हैं वो रिपोर्ट ही तब्दील करवा दें। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगेन जब आपने प्रीलिमिनरी अपनी इंटरम रिपोर्ट जारी की और उसमें भी आपने इतना बड़ा चार्जशीट कर दिया ना कि जो उस वक्त का माहौल था वो साजगार ही नहीं था, तो फिर अब जो रिपोर्ट जारी की जाएगी उसमें क्या कहा जाएगा कि ये पाकिस्तानी तारीख के बेहतर मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात थे? नहीं ना। अभी इंतजार करें, एक और रिपोर्ट भी आएगी EU की। हाँ वो भी आनी है, लेकिन एक और बात है, अक्टूबर 2018 के जो इलेक्शंस हुए थे, जुलाई में हुए थे, जुलाई 25, तो वो कुछ अरसे बाद आ गई थी, 3 महीने बाद आ गई थी। लेकिन आप इंतखाबात के 10 फरवरी की रात को ज़रा सोचिए फ़हीम साहब, हम सब इलेक्शन कमीशन में थे, पता चला पहले यूरोपीय यूनियन ने इंतखाबात के ऊपर पूरी एक चार्जशीट की थी उस वक्त, चाहे वो नपे-तुले अंदाज में इस तरह चले, ये तो है कि उसमें वो एक चीज़ की अक्कासी करेगा कि ये फैक्टर्स थे, तो उनकी मैं आप तफसीली मैं मुख्तसर रिपोर्ट की अमेरिका की जानिब से भी आया, यूरोपीय यूनियन की जानिब से और बरतानिया की जानिब से, क्या कर लिया हमने, नताइज उस वक्त तब्दील हो रहे थे वो हुए, तो अब भी ये रिपोर्ट आ जाएंगी। देखिए इसकी अखलाकी फर्क क्या पड़ेगा, असल बात ये, अच्छा इसमें ना जो ये बात करें कि क्यों खामोश हैं, जैसे सवाल किया था, एक कमेंट ले लीजिए आपकी इजाजत से, अगर दुनिया ये चाहती, ये दुनिया को मसला होता इस मर्तबा कि आपके मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात क्यों नहीं हुए, तो वो भी आपके वज़ीर आज़म से मिलते ना, दुनिया के पावरफुल लोग भी आपके वज़ीर आज़म को बुलाते ना कि हमें पाकिस्तान में ये चाहिए, हमारे ये स्टेक्स है,
तो किससे मिल उनको रहे हैं? पता है, सही बात है। और दूसरी बात इसमें ना कि क्यों खामोश है ना, चलो यार अमेरिका खामोश है, सऊदी अरब में तो जमहूरियत नहीं है, चाइना का ये मसला नहीं है, जो जमहूरी ममालिक हैं वो क्यों खामोश हैं? इसमें शहजाद अकबर साहब जो है उनकी मैं वीडियो देख रहा था, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये सवाल है, इस सवाल का जवाब तलाश करना चाहिए। उनका ये कहना है, ये दावा उन्होंने किया है कि ये जो मौजूदा रजीम है, इन्होंने यूक्रेन और रशिया वाला जो मामला है उसके अंदर यूरोपीय यूनियन की ज़ाहिर है उनका टिल्ट यूक्रेन की तरफ है, तो उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान है वो रशिया चले गए थे, वो एंटी यूक्रेन या एंटी EU हैं, और हम जो है ना वो आपके साथ खड़े हैं, तो इसलिए वो कोई इस तरह की सेटलमेंट, ये शहजाद अकबर साहब ये दावा कर रहे हैं, हो सकता है गलत भी हो या उनकी एक असम्पशन हो, बट ये एक चीज़ समझ में आने वाली बात है कि क्योंकि यही बयानिया एक्सपोर्ट किया गया पहले अमेरिका, जब इमरान खान के रिजीम चेंज वाला सारा प्रोसेस हो रहा था, तो उस वक्त बाइडन इंतज़ामिया को बाकायदा यानी कि यहाँ से ये बयानिया, इस पर इमरान खान भी जिक्र करते रहे, हुसैन हक्कानी जैसे लोग जाके बताते रहे कि जी इमरान खान एंटी अमेरिका है, इमरान खान एंटी मतलब आपकी जो पॉलिसी है एंटी इसराइल है, सारी चीज़ें हैं, और उससे उनको ये बताया कि तालिबान खान है और हम जो है वो बहुत लिबरल हैं, और हम तो इस वजह से वो बयानिया जैसे अमेरिका में एक्सपोर्ट हुआ, हो सकता है कि ये बयानिया EU में भी एक्सपोर्ट करके उनको इस बात पे खामोश कर दिया जाए कि अगर आप बोले तो वही आ जाएगा। सही बात है, मतलब ये एक पहलू हो सकता है। लेकिन इस सारे मामले में एक मस्बत पहलू जरूर है जो उन्होंने लिखा भी कि अवाम जितनी मुश्किलात के बावजूद आई। देखिए हम ना 8 फरवरी के इंतखाबात में ना, मेरी एक ज़ाती ख्वाहिश है, 8 फरवरी के इंतखाबात के हमने हमेशा नेगेटिव पहलू दिखाए हैं जो कि होने चाहिए, जो कि एक साफ़ी का काम भी है, जिस तरह से मैंडेट का मामला इधर उधर हुआ, लेकिन किसी दिन 8 फरवरी के मस्बत पहलुओं पे भी गुफ्तगू करनी चाहिए कि इस मरतबा तो लोगों को इस हद तक ये उम्मीद थी तब तक कि यार हम जाएंगे, हम बड़ी तादाद में निकलेंगे, मुश्किलात के बावजूद भी सैम्बल ढूंढेंगे, गाजर मूली कद्दू फलाना ढिमकाना, हम जाके वोट करेंगे और उसका कोई ना कोई नतीजा हमें उसके नताइज की सूरत में मिलेगा। आपने एक नई चीज़ मुतारफ करा दी कि डब्बों में जिसके भी वोट हैं, फॉर्म 45 जो भी है 47 जारी कर दो, और जब फॉर्म 45 होगा तो फिर उसमें वो डिजिट्स भी ऐसे तब्दील किए गए कि एक दूसरी तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी आपकी चोरी पकड़ ले, लेकिन डिटाई से उसे जारी किया गया। मैं आपको अगले इंतखाबात में माजरत अगले इलेक्शंस में जब लोग बाहर निकलेंगे तो फिर शायद वो नताइज भी उस लोग लेके जाएंगे, या तो आप कह देना कि पाकिस्तान अब इलेक्शन ही नहीं करवाएगा, मतलब थोड़ा सा वो और पुश कर दिया उन्होंने अपने, एक या दो इलेक्शन में अपना सारी चीज का मकसद क्या था? ये इलेक्शंस को फ्रॉड करना, इलेक्शंस के नतायज तब्दील करना, असल डेटा ना आने देना, नंबर्स ना आने देना। पॉजिटिव था, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की लिटरेसी रेट को आप देखें और एक ही जमात के उम्मीदवारों को आप तीन मतलब हल्के में निशान अलग कर देना, निशान ना सिर्फ अलग करना बल्कि उसी जमात के तीन और उम्मीदवार खड़े कर देना, कागज छीनना, लोगों के घरों में तीन उम्मीदवार खड़े कर देना, कौमी असम्बली का अलग निशान, सूबाई असम्बली वाला अलग निशान, एक मुश्किल तरीन इलेक्शन करना। फिर आपने सारी अरेंजमेंट्स कर दी कि वो हार जाएंगे, वो जीत गए, जीतने के बाद आपने नतायज तब्दील कर दिए। आप डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को कि यार तुम लोगों के वोटों की वैल्यू नहीं है। जो गवर्नर सिंध ने चंद दिन पहले भी कहा था कि तुम लोग पहले भी वोट करके आए थे, डाल के गिने नहीं, तो क्या हुआ? मतलब ये कि वो ये कह रहे हैं कि आप अगर वोट करके भी आओगे तो आपका काउंट नहीं होगा। लेकिन हम डिस्कस जो कर रहे हैं, जो ये रिपोर्ट्स कह रही है उसके ऊपर हम बात जो कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं, वोट डालना आपका हक है, वोट के ही हक से तब्दीली होगी। जो मलिक साहब ने बात की है वो बात मैं उनकी इंडोर्स कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपने अपनी पहरेदारी। और आखिरी बात, 8 फरवरी को इस मुल्क की आवाम ने ये तक कर दिया कि आप आज तक उस चोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिप्लोमेटिक फ्रंट से लेकर यहाँ पर ट्रिब्यूनल मैनेज किए गए, जजेस को मतलब क्या कुछ के अंदर ट्रिब्यूनल से फैसला करता है, आज तक नहीं आया। यार आपने ट्विटर बंद कर दिया था, याद नहीं है? मतलब आपने क्या क्या इक़दाम किए? इससे बड़ी फतह मेरे ख्याल में आवाम के लिए नहीं हो सकती, और ये चीज छुपेगी नहीं और ये आती रहेगी। अभी सच है, सच नहीं बंद खत्म होता, नहीं दबाया जा सकता। कुछ अरसे के लिए आप रोक तो सकते हैं लेकिन उसने आना है बाहर, इंशाल्लाह। अब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।